हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा, यह बयान अमित शाह ने दिया है। बिल्कुल, यह बयान जरा एक बार फिर सुन लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा। कहां? तो संसद में, और वहां से पारित कराया जाएगा। यह बयान अमित शाह ने दिया है और अमित शाह के इस बयान ने मोदी की मुश्किल और बढ़ा दी है। आप ध्यान दीजिए कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक संसद में आया है तब से बीजेपी की मुखालफत तेज हो गई है। इसके कारण मोदी को इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। वहां भी विवाद खड़े हुए और अब संसद सत्र के गिने चुने दिन बचे हैं और इस विवाद को हवा देकर अमित शाह ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बिल के खिलाफ अब न केवल विपक्ष खड़ा है बल्कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन भी अपने विरोध को तेज कर चुके हैं और इसमें बीजेपी के साथ सीधे जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को चेतावनी दी जा रही है कि वे बीजेपी का साथ छोड़ें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे उनकी राजनीति भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इधर राहुल गांधी ने अब बैंकिंग सेक्टर में चल रही अनियमितताओं पर मोदी सरकार को घेरा है और बताया है कि किस तरह देश को चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। इस बीच केरल दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि संसदीय परंपराओं को तहस नहस करने का काम बीजेपी कर रही है। आइए शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के इसी बयान से। इंग्लिश में ये भाषण है, बयान है उनका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आप समझ भी सकते हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं। Well, generally, I wouldn't say. I would say that generally the government is not allowing discussion, and their policy, as I have seen in this last few sessions of Parliament, is to avoid discussion in whatever way. Whether it is by raking up something that they feel the opposition is going to protest about, whether it is by not allowing leader of opposition to speak. They are using different methods, but overall they are not allowing the democratic process to function effectively in Parliament. It's very sad for us MPs to see. It was usually used to be, opposition used to be accused of sabotaging Parliament. But this is a process that we've been seeing under this government, that they themselves sabotage the process, which is probably very new for everybody to see. तो प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची हुई हैं और वहां संसदीय प्रणाली, संसद में कैसे कामकाज किया जा रहा है, कैसे सत्ता पक्ष यहां दबाव की राजनीति कर रही है, इन तमाम मसलों को यहां इन सब का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी। विपक्ष की तरफ से हो रहे इन हमलों के बीच ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुणाल कामरा मामले में मोदी से बड़ी मांग कर दी है, जिसमें मोदी उलझन में पड़ सकते हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, शिवसेना सांसद हैं और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद राज्यसभा से, क्या कह रहे हैं संजय राउत, जरा उनको भी सुन लीजिए। कुणाल कामरा को एंटीसिपेटरी बेल दी गई है और 31 तारीख को वो यहाँ आने वाले हैं मुंबई में। किस तरह से देखते हो? आपने कहा कि आपकी बातचीत भी हुई। बात ऐसे मेरी सबसे बात होती है। हाँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से, जब मुंबई में कंगना राणावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना राणावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का, वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। स्पेशल फोर्स दिया था रक्षा के लिए, कंगना राणावत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम किसी महिला के ऊपर हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं। तो उस प्रकार का प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए।
हम नामर्द नहीं हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत। वैसे भी मोदी की उलझनें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिस वजह से मोदी संसद में खुलकर मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होता तो किसान बिल की तरह वक्फ संशोधन बिल भी अब तक पास हो चुका होता। इस बारे में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जो बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और कहा है उन्होंने कि केंद्र सरकार जिद्दी है, जो ठान लेती है बस उसे किसी भी कीमत में पूरा करना होता है और सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। खास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आता है तो यह सरकार पूरी ताकत लगा देती है। ये बात कह रहे हैं तारिक अनवर, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और तारिक अनवर की इस बात को हम बार बार सच होते हुए देखते भी हैं, लेकिन वक्फ के मामले में मोदी फंस गए हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह ने कल ही बयान दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। बजट सत्र आप जानते हैं 4 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। वक्फ विधेयक से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर निर्भर हैं और अगर वे इस असंवैधानिक बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो यह कानून नहीं बनेगा। उधर बाकायदा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आइए जरा सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात। तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये चारों का नाम लेकर यहां असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप नहीं दोगे, अगर आप साथ नहीं दोगे बीजेपी का, तो ये जो बिल है वो पास नहीं होगा, ये विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो कानून का यहां पर के रूप में नहीं आएगा इस देश में। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में धरना देकर टीडीपी और जेडीयू को ललकारा है। यानी नीतीश और नायडू के लिए अब असली परीक्षा शुरू हुई है। और इधर देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले मोदी की पोल बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी ने खोली है। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों ने संसद भवन में राहुल गांधी से कल मुलाकात की थी, जिसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन ने बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है और इस संकट का बोझ बैंकों के कनिष्ठ यानी छोटे जो तीसरे चौथे वर्ग के कर्मचारी हैं उनको उठाना पड़ सकता है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। विनियामक कुप्रबंधन के साथ मिलकर 60 गांठ वाले पूंजीवाद ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है। इधर एटीएम चार्जेस बढ़ाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गंभीर आरोप लगाए, गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है, यह कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है उन्होंने, इधर कांग्रेस ने भी, कि हमारे बैंकों को दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने कलेक्शन एजेंट बना दिया है। अब एटीएम से निकासी शुल्क महंगा होगा। मोदी सरकार ने 2018 और 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों से न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के कारण कम से कम 43,500 करोड़ रुपए निकाले हैं।
यही बात अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट में लिखी है। अखिलेश यादव के ट्वीट को देखिए जरा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लोगों की आय 10% भले न बढ़ी हो, लेकिन एटीएम से अपने पैसे निकालने की फीस मई से 10% बढ़ने वाली है। भाजपा सरकार जाए तो जनता का भला हो जाए, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अखिलेश ने सीधे बीजेपी सरकार के जाने और जनता का भला होने से संबंध जोड़ दिया है। वैसे भी जो माहौल इस समय बन रहा है दोस्तों, वो बीजेपी की विदाई का ही नजर आ रहा है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं, यानी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी अमित शाह ने कर ली है। और उधर मोदी कल संघ की शरण में संघम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा, लेकिन ये वो संघम शरणम गच्छामि नहीं है, ये भगवान बुद्ध वाला है। तो लेकिन दूसरा जो है संघ यानी आरएसएस की शरण में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी उन्हें भी अपनी कुर्सी शायद खतरे में दिख रही है। और कल सेकेंड हाफ में नरेंद्र मोदी आरएसएस के, और यह पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि एक प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय आरएसएस प्रमुख से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है, ओहदा होता है, संवैधानिक दायित्व होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह ने मोदी को फंसा दिया है वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करके, या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? क्योंकि जैसी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, और खासकर इन 4 पार्टियों के प्रमुखों को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को और जयंत चौधरी को लेकर, तो क्या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है देश में। बहुत गंभीर चर्चा। आइए चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी का नाम थोड़ा ठीक कर दीजिए। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। वीकेंड है, शनिवार का दिन है, कल रविवार, छुट्टियां मना रहे हैं, रमजान का महीना, कल ही आखिरी जुमा बीता है और उसके बाद अब ईद की तैयारी है, इंतजार है। 31, 30, 31, 1 जब भी ईद हो, 31 को कहा जा रहा है। तो आप सब तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उन सब के बीच देश की सियासत किसी और दिशा में जा रही है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, आपसे समझूं, बहुत सारी बातें रख चुका, लेकिन 2 प्रमुख बात मैं कह रहा था। एक वक्फ संशोधन बिल और उस पर अमित शाह की टिप्पणी, और दूसरा संघ की शरण में नरेंद्र मोदी, और तीसरी बात जो अभी हम लोग एक चेहरा देख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी का, ललकार रहे थे, कैसे जोड़ा जाए? देखिए, पहले संघ प्रमुख से मोदी जी की भेंट की चर्चा कर लेना बेहतर होगा। बहुत कुछ पक रहा है नागपुर में, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी, हम अतीत पर नहीं जाना चाहते, उसका भी उल्लेख करेंगे। नरेंद्र मोदी संघ का स्वयंसेवक खुद को कहते रहे ही हैं वे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक वे नागपुर में संघ मुख्यालय नहीं गए। नागपुर में जाते रहे, सरकारी कार्यक्रमों में गए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी वहां मौजूदगी दर्ज है, लेकिन वे आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद हेडगेवार मंदिर नहीं गए। संघ के संस्थापक और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर, दोनों की समाधियां वहां बनी है। आज तक उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की जरूरत नहीं समझी। यह कितना महत्वपूर्ण है, इससे जानने के लिए एक तथ्य और बताना चाहता हूं राजीव। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो संघ और प्रधानमंत्री के बीच में संवाद के लिए एक सेतु बनाया गया था। दूसरे नंबर के जो संघ में पदाधिकारी होते हैं, सह कार्यवाह, सह सर कार्यवाह, उनको जो जिम्मेदारी थी कि संघ प्रमुख या संघ की जो मंशा है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो एजेंडा है, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम सह सर कार्यवाह करेगा। उधर से प्रधानमंत्री जो कुछ कहलवाना चाहते थे, उस मुलाकात में बता दिया जाता था। सह सर कार्यवाह संघ प्रमुख को बता देते। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वो पुल उड़ा दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जी। उसके बाद से प्रक्रिया ये अपनाई जाने लगी कि संघ को जो कुछ कहना है
वो अमित शाह को बता दें, अमित शाह प्रधानमंत्री को बताएंगे, फिर प्रधानमंत्री अमित शाह को जो कहना होगा कहेंगे, अमित शाह फिर संघ तक पहुंचा देंगे। यानी जो संवाद का एक सेतु था वो नरेंद्र मोदी ने पहली फुर्सत में खत्म कर दिया। अब आते संघ प्रमुख से उनकी मुलाकातों का आंकड़ा क्या कहता है। 2014 में सरकार बनने के बाद सिर्फ एक बार संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात औपचारिक रूप से व्यक्तिशः हुई है, मध्य प्रदेश भवन में दिल्ली में। संघ और बीजेपी की एक समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें तमाम सारे मंत्री, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब जो उस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, प्रधानमंत्री के साथ मिले थे। 2 या 3 दिन वो बैठक चली थी। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर भी प्रधानमंत्री ने संघ प्रमुख से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं। अयोध्या में 2 बार ऐसा अवसर आया, राम मंदिर के भूमि पूजन और बाद में उसके उद्घाटन के समय। संघ की ओर से प्रयास किया गया कि किसी तरह से ग्रीन रूम में या वीवीआईपी सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री और संघ चालक की मुलाकात हो जाए, लेकिन पीएमओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई मुलाकात इन पर्सन दोनों की आज तक 11 साल में नहीं हुई। पर इस बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कह दिया कि जब पार्टी सक्षम नहीं थी तब उसे संघ की जरूरत पड़ती थी, अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं में सक्षम है, आत्मनिर्भर है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, नतीजे हमने देख लिए, 240 पर सिमट गए जी। तो मेरी नजर में जो 3 घटनाएं आपने बताई हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण घटना है नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत की मुलाकात। और इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन, चुनाव तो खैर क्या होता है बीजेपी में, कभी नहीं होता, वो 9 महीने से नहीं हो पा रहा। इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसके पीछे संघ की अपनी एक मर्जी है, संघ के तेवर हैं, और पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना अपनी मर्जी से मोदी और शाह जो फैसला कर लेते थे तो पार्टी मान लेती। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 बार, दूसरी बार का भी कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनको वैसे ही तदर्थ अध्यक्ष रखा गया, तब भी संघ प्रमुख की राय नहीं ली गई। तो मैं समझता हूं कल हमें नजर रखना चाहिए कि नागपुर में उनकी मुलाकात के बाद क्या छनकर बाहर आता। यद्यपि सामने एकदम तो कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं वक्फ मुद्दे पर। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन लोगों को आगाह किया है, वे चारों नेता, वे पार्टियां अल्पसंख्यकों के बिना अपनी राजनीति नहीं चला पाए। वे इस खतरे को जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, इनमें से 2 लोगों ने किंतु परंतु के साथ थोड़ी सी ऐसी बात कही है। चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि ये मुद्दे नहीं है नमाज पढ़ने वाली बातों को लेकर, और दूसरा जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास के बहाने जयंत चौधरी ने एक प्रतीकात्मक हमला किया है कि जिस तरह से मुसलमानों को छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो पासपोर्ट रद्द कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देंगे। किस कानून में लिखा है राजीव जी? तो मुझे लग रहा है अब आने वाले दिन धीरे धीरे बीजेपी और मोदी के लिए कठिन होने वाले हैं। ये चुनौतियां आसान नहीं है। इनमें से एक भी बैसाखी अगर सरक गई तो भरभरा कर दिल्ली का किला ढह जाए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बैसाखी। और यही बात यहां असदुद्दीन ओवैसी कह भी रहे हैं। जरा एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आएंगे प्रशांत टंडन जी के पास, उनसे भी समझेंगे कि क्या ये उस दिशा में जा रहा है। अब यहां सोचना होगा नीतीश कुमार को, सोचना होगा चंद्रबाबू नायडू को, सोचना होगा चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को जिनकी राजनीति हिंदुत्व के सहारे नहीं रही है। ऐसे नेताओं को सोचना होगा जो आज बीजेपी की बैसाखी बने हुए हैं। जरा पहले सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा।
मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के तो सुन रहे थे आप यहां असदुद्दीन ओवैसी को। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को, या आने वाले समय में कई, जिस ढंग से कह रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कि बहुत कुछ हम बदलते हुए और उस दिशा में जाते हुए देखेंगे जहां नरेंद्र मोदी की परेशानी, इस सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपको भी लगता है ऐसा? जी देखिए राजीव जी, पहले बात कर लेते हैं जो कल बैठक होनी मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि वो बैठक देश की राजनीति को बिल्कुल एक नया रूप दे सकती है। उस पर बहुत नजर हम लोगों को रखनी पड़ेगी, और वो कल तक ही केवल मामला नहीं सुलटेगा, वो कल कोई बातचीत में कुछ तय होगा जिसपे आगे बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में संवाद की शुरुआत होगी। तो जैसा आपने कहा, 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जा रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं उसमें 2-3 चीजें जोड़ देता हूँ। एक, बीजेपी आरएसएस बिल्कुल इस बात को नहीं चाहती है कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट रबर स्टैंप हो गुजराती कंपनी का। इस पे बहुत फर्म उनकी ओपिनियन है। कल की बैठक में अगर आरएसएस का व्यू प्रिवेल करेगा तो ये चीजें ये बाहर जाएगा। जेपी नड्डा को वो मानते हैं कि वो रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है। कुछ नाम घूम रहे हैं सर्कुलेशन में, मीडिया में, जो जाहिर सी बात है कि मीडिया में किसके जरिए आते हैं हम सब जानते हैं। वो नाम है मनोहर लाल खट्टर के, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के, भूपेंद्र यादव के और प्रहलाद जोशी के। जी, मेरी जानकारी है कि आरएसएस इन सभी नामों को गुजराती जोड़ी के करीबी नेताओं को देख रहा है और ये मान के चल रहा है कि इनमें से किसी को अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो वो रबर स्टैंप होगा। तो कल की बैठक के बाद अगला प्रेसिडेंट अगर जो बनता है और अगर वो मोदी और अमित शाह की चॉइस के बाहर का बनता है तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण बीजेपी के अंदर दिखाई देगा, जिसकी परिणति वहां तक हो सकती है जो वाजपेयी जी के समय हुई थी कि क्या मोदी सरकार में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा अमित शाह के अलावा, ये बात भी हो सकती है। ये परिणति वहां तक ये जाएगा और जैसे ये होगा बीजेपी के अंदर सत्ता संघर्ष तेज होगा। डॉक्टर पाठक बता चुके हैं कि आरएसएस ने 2024 के नतीजों के बाद बहुत साफ तौर पे कहा था मोहन भागवत ने कि अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए सेवक को। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाले नरेंद्र मोदी की तरफ था। दूसरा, उन्होंने हमला किया कि किसी को अवतार अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए, ये हमला भी मोदी जी की तरफ था। तीसरी बात आई थी जो कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बात को संघ के अंदर बहुत गंभीरता से लिया गया था। और एक और एग्जाम्पल कि संघ के ही एक अखबार ऑर्गेनाइजर ने ये कहा था कि अब मोदी ब्रांड के ऊपर चुनाव लड़ना जो है वो संभव नहीं होगा, चुनाव बीजेपी को जीतने के लिए और बातें भी करनी पड़ेंगी। एक और बात आ रही है जो पॉपुलर जो मीडिया नैरेटिव में आती है बात कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद वापस मोदी और अमित शाह जो है वो मजबूत हो गए हैं और वो स्थिति अब नहीं है 2024 वाली। इस पे जो संघ के अंदर के सूत्र बताते हैं वो ये कि आरएसएस हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत का श्रेय क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। वो कहता है कि आप वहां पे चुनाव हार रहे थे, वो तो संघ ने जो है मदद की तब आप चुनाव जीते हैं। तो वो एडवांटेज कल जब नागपुर में मोहन भागवत के सामने मोदी जी होंगे तो वो एडवांटेज भी नहीं होगा।
हमको देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत कोई फायर वर्क्स होंगे, कोई बड़ी तू मैं हो जाएगी, लेकिन ये काम एक प्रक्रिया के तौर पे कल से शुरू हो जाएगा। और हमको देखना होगा कि अगर इन चारों में से जो नाम मैंने बताए, खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इनके अलावा अगर कोई पांचवा छठा व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है बीजेपी का, जो कि मोदी अमित शाह का करीबी नहीं है, तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत होगी। दूसरा मामला जो है वक्फ वाला, देखिए वक्फ के मामले पे चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। अब चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, इन सब को ये कैलकुलेट करना है अपने इलेक्शन वाले थिंक टैंक के साथ बैठकर कि कितनी सीटें इन्होंने बगैर मुस्लिम वोट के जीती हैं और आगे कितनी सीटें बगैर मुस्लिम वोट के जीत सकते हैं। इनकी राजनीति बगैर मुस्लिम वोट के कैसी चलेगी, ये क्या वो हिंदुत्व उस तरीके से कर सकते जैसे बीजेपी करती है। ये अगर उनको फीडबैक लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वक्फ वाले बिल पे उनको क्या करना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इन लोगों को, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को और ऐसे तमाम उन नेताओं को, उन पार्टी के प्रमुखों को ये सोचना होगा कि उनकी राजनीति किस दिशा में है। उनकी राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द है, यानी जो जिस पिच पर बीजेपी खेलती है, क्या उसी पिच पे वो आगे भी अपनी राजनीति को लेके जाना चाहते हैं, या जिस पिच पे वो खेलते आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, एक बड़ा वर्ग है इन लोगों का वोट बैंक, क्या उधर जाना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। जरा आना चाहता हूँ, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर साहब जरा आपसे समझूं, आप तो लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत देखी जाए तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चंक, बहुत बड़ा वर्ग है जो इस राजनीति में काफ़ी प्रभाव रखता है। पूरा देश है, न सिर्फ 18-20% अल्पसंख्यक, जिसमें मैं न सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, उसमें बुद्धिस्टों की बात भी कर रहा हूँ, जैन की बात कर रहा हूँ, सिख की बात कर रहा हूँ, ये सब आते हैं अल्पसंख्यक में। और आप देख लीजिए कि उधर बिहार में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यानी बुद्धिस्ट लगातार बोध गया में अभी पिछले 40-45 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी एक आने वाले समय में नीतीश सरकार के लिए हो सकता है कि परेशानी का सबब बने। ऐसे में जब वक्फ बिल की बात आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी जो चुनौती दे रहे हैं और जो कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, कह सकते हैं इन चार प्रमुख नेताओं को, उसमें कितना दम है और क्या यहाँ से मुस्लिम समुदाय जो है वो एकजुट होकर इन सब के खिलाफ भी जाता हुआ आपको दिखाई देता है क्या भविष्य में? देखिए राजीव जी, वक्फ बिल का जहां तक मसला है, मुझे लगता है कि ये बिहार चुनाव के लिए है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को माइनस करके वहां चुनाव जीतना चाहती है, उसे कोई परवाह नहीं। इसका नुकसान किसको होगा? नीतीश कुमार को। और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को नुकसान हो, उसके जरिए वो बिहार के खास करके पश्चिमांचल में ध्रुवीकरण करना चाहेगी। क्या और दूसरे हिस्सों में 17% मुस्लिम वोटर है बिहार में। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर है। जाहिर तौर पर इससे एक तरफ तो मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण के रूप में करना चाहेगी, और दूसरा नीतीश कुमार को इससे सीधा नुकसान होगा। और यही वजह है कि अभी चिराग पासवान ने जो बोला, खास करके नमाज को लेकर के, ये जो सड़क पर नमाज नहीं करने देने का फरमान जारी हुआ है, इससे उन्होंने कहा कि बकवास है, ये ठीक नहीं है। ये वही कवायद है कि बिहार में कैसे अपने आप को बचा करके रखा जाए चुनाव में। हालांकि कोई चिराग पासवान की अब सेकुलर छवि बची नहीं है, लेकिन मामला इस समय चुनाव का है, तो इसलिए वो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने जब ये बोला है तो उसके पीछे केवल और केवल
बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के बाद ये मसला मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा। हाँ, बंगाल में क्या वो उसका लाभ लेना चाहेंगे तो हो सकता है कि आगे चले, नहीं तो बीजेपी को मालूम है कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। नीतीश कुमार तो बेहद कमजोर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जरूर इस पर कोई एक्शन लेंगे। चंद्रबाबू नायडू की एक बड़ी राजनीति है, हालांकि वहां उतना मुस्लिम वोटर नहीं है, शायद 9.5 या 9% वोट ही है वहां पे मुस्लिम, लेकिन फिर भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है और चंद्रबाबू नायडू के साथ वो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये वोटर उनके हाथ से निकल जाए। फिर उसके बाद तो उनकी राजनीति बचती कितनी है आंध्र प्रदेश में। इसलिए मुझे लगता है कि ये मसला, इसको खुद अमित शाह जानते होंगे, जेपीसी में है अभी वो, और इस पर क्या फैसला होना है। वो वक्फ अधिनियम जो लेकर के आना चाहती है सरकार, उसका फैसला मुझे नहीं लगता है कि वो हो पाएगा, लेकिन इस मुद्दे को वो गरमाए रखना चाहते हैं ताकि बिहार चुनाव में उन्हें फायदा मिले, एक बात। दूसरा, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी मुस्लिम है, एंटी आप माइनॉरिटी भी कह सकते हैं। उड़ीसा या दूसरे और राज्य जहां पे माइनॉरिटी में खास करके क्रिश्चियन है, वहां पे वो एंटी क्रिश्चियन उनका, और उस हद तक गया जहां ग्राहम स्टैंस को जला करके बच्चों सहित जिंदा एक तरह मार दिया गया, और उसके बाद बीच बीच में तो होता ही रहता है। तो वो पूरी मानसिकता है कुंठा के स्तर तक, और उस मानसिकता से वो बच नहीं सकते। वो कहां लेकर के जाएंगे उस कुंठा को, और ये बीमारी वो पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि चाहे सड़क पर नमाज का मामला हो, जब लोग पूछते हैं, जो जिनमें कुंठा नहीं है, 2-4% जो लोग पूछते हैं कि भाई सड़क पर तो हिंदू भी अपने त्योहार मनाते हैं, वो गणेश चतुर्थी से लेकर के और देवी पूजा तक ये सारी चीजें होती हैं, तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये भी होता है, वरना केवल मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। तो दरअसल कुंठित इतना कर दिया गया है कि हिंदू मुसलमान से बाहर इस देश का नौजवान सोचे ही नहीं। अब राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों पर, चाहे वो बैंक सेक्टर का मामला हो, आज खड़गे जी ने भी बोला है, किसानों का मुद्दा हो, और दूसरे दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन के सवाल हो, सामाजिक न्याय की राजनीति का सवाल हो, वो यहां पर लेकर के जो बार बार आ रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए लगातार बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान पर ही रहा जाए। उन्हें मालूम है कि इसके जरिए हम लोगों को भटका सकते हैं, और चुनाव में न सिर्फ ध्रुवीकरण बल्कि उसके जरिए वो जो चुनाव आयोग खेल करता है वो खेल भी किया जाए। अभी तो आप देखिए कितना वोट काटा गया है, कितना फर्जी वोटर जोड़ा गया है। वो तो बंगाल से ममता बनर्जी ने तो आवाज उठाई दी है। बिहार में क्या हो रहा होगा, बिहार के विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। उनके यहाँ ऐसा कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वो क्यों इसको लेकर के संजीदा नहीं है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए विपक्ष को। तो अमित शाह अब वहां जाएंगे, और यहाँ जो मोदी जी पहुंच रहे हैं नागपुर में, तो नागपुर में तय होगा हु इज द बॉस, जी मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हु इज द बॉस, ये तय होगा। कल नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नागपुर संघ की शरण में कह सकते हैं, और हालांकि वहीं से निकले हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ कल का इंतजार कर रहा है, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझूं कि राजनीति में, देश की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ललकार रहे हैं, इधर अमित शाह धमका रहे हैं, कैसे देखा जाए। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी जी, धमकाया तो अमित शाह ने तब भी था जब कहा था कि एनआरसी हर हाल में लागू होगी, और उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कौन है जो कहता है कि एनआरसी लागू होगी, कहीं एनआरसी लागू नहीं होगी। उसके तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था। तो अमित शाह की बात में कोई दम नहीं है, दम है मोदी जी की बात में। मोदी जी ने अभी तक नहीं कहा है कि वक्फ बोर्ड मतलब वक्फ बिल जो लागू होगा। अमित शाह तो कहते ही रहते हैं। अमित शाह ने तो दम ठोक के कहा था, सदन में भी कहा था कि एनआरसी लागू होगी, तो नहीं हुई एनआरसी लागू, क्योंकि मोदी जी ने कहा एनआरसी लागू नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो ज्यादा इस मामले में थोड़े से ठीक ठाक है अमित शाह के मुकाबले, क्योंकि मोदी जी अगर कहते हैं कि होगा तो फिर वो होके रहता है, अमित शाह जो कहते हैं वो नहीं होता है। हालांकि अमित शाह जी का उपकार इस देश के ऊपर एक कि उन्होंने बताया था कि मोदी जुमलेबाजी करते हैं,
वो अलग का मसला है। लेकिन अभी जो मसला है राजीव जी, उसमें ये कहा जा सकता है कि अमित शाह जो है वो अपनी तरफ से छद्म प्रधानमंत्री बनकर बातें कर रहे हैं, लेकिन असली प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ऐसा नहीं कहा है। और जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं कि अभी कानून बना ही नहीं है, तो भाई आंदोलन क्यों हो रहा है? तो जगदम्बिका पाल को मोदी जी से मिला होगा कुछ मंत्र कि भाई इसको लागू नहीं करना है, इसको केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करना है। तो हो सकता है ऐसी बात भी हो। तो जो भी हो राजीव जी, लेकिन इसके जरिए एक तरीके से कहा जाए तो एक संकट तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान इनके लिए पैदा तो हो ही गया है फिलहाल अगर देखा जाए। और अगर ये बिल आता है राजीव जी, जैसा कि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि आएगा, हर हाल में आएगा और इसी सत्र में आएगा, अगर अमित शाह जो है वो छद्म प्रधानमंत्री जो उन्होंने असली प्रधानमंत्री के काम भी संभाल लिए, क्योंकि मोदी जी कल जा रहे हैं संघ प्रमुख से मिलने के लिए, उनके दरबार में दंडवत प्रणाम करने के लिए, नमस्ते सदा वत्सले करने। तो हो सकता है कि कल उनको आदेश मिल जाए कि भैया आप जाइए दर्शक निगाह में बैठिए। तो हो सकता है अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाए जल्दी ही, और हो सकता है 15 अगस्त को ही झंडा फहरा दे लाल किले पे सरकार अगर रही तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो अभी जो देश में चल रहा है राजीव जी, वो कुल मिला के यही है कि अमित शाह कुछ कहते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं, जगदम्बिका पाल कुछ कहते हैं और मोहन भागवत कुछ कहते हैं। तो अभी ये सब चल रहा है। लेकिन आज सुनील अंबेडकर जो है उन्होंने कहा है कि जब वो मिलते हैं मोहन भागवत और मोदी जी, हालांकि 11 साल में नहीं मिले हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो राष्ट्र के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तक आरएसएस जो पता नहीं कौन सा राष्ट्र का निर्माण कर रहा था, ये मोदी जी अधूरा काम नहीं कर पाए हैं तो उसको पूरा करने के लिए जा रहे होंगे। जो भी है राजीव जी, लेकिन चल रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने फिलहाल ये कहकर कि हर हाल में हम लागू करेंगे, और उधर ओवैसी ने ये साफ चेतावनी देकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी, इनको ये कहकर कि अगर आपने ये बिल पास कराया तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, यानी मुसलमान माफ नहीं करेगा। ओवैसी बेचारे क्या है जो किसी को माफ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान जो है इसको माफ नहीं करेगा। ये कहकर उन्होंने एक बड़ा जो है कहा जाए कि मामला तैयार कर दिया है कि अब इन चारों को सोचना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर राजीव जी, अगर ये बिल आता है और अगर ये पास भी होता है तो जाहिर सी बात है कि बिना नीतीश, बिना चंद्रबाबू, बिना चिराग पासवान और बिना जयंत चौधरी के पास तो नहीं होगा, तो इनकी मदद से ही पास होगा। तो अगर ये पास हो जाता तो इस मतलब ये खुलकर जो है फिर बीजेपी के एजेंडे के साथ हैं। लेकिन अब संकट ये है कि जैसे कल चिराग पासवान बोल दिए, जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दिया सड़कों पर नमाज को लेकर, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के समझ में आने लगा है कि बीजेपी इनके कंधों पर चढ़कर आरएसएस का एजेंडा तो लागू कर रही है। इनका एजेंडा कहाँ गया? अगर कोई एजेंडा है, अगर सिर्फ सत्ता में बने रहना ही एजेंडा है तब तो ठीक है, बीजेपी कुछ भी करती है तो आपका एजेंडा तो पूरा हो गया, सत्ता में आप आ गए। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई एजेंडा है तो आपका एजेंडा कहां से लागू हो रहा है? बीजेपी अपना एजेंडा तो लागू कर रही है। 303 वाले मोदी और 240 वाले मोदी, कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर 240 वाले मोदी 303 के तरीके से काम कर रहे हैं तो बिना चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की सहमति ये थोड़ी काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर अभी साफ दबाव है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा, हो सकता है कि अमित शाह ये और स्पष्ट करना चाहते हो, चुनाव में जाने की तैयारियां हो रही हो तो फिर इसी को लेकर चुनाव में जाया जाए, ये भी हो सकता है मध्यावधि चुनाव की तैयारियां हो। तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल कल जब जाएंगे मोदी जी भागवत जी से मिलने, उसके बाद उनको क्या गुरु मंत्र मिलता है और क्या आदेश मिलता है, उसके बाद बहुत सी बातें राजीव जी स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी उधर नागपुर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह पटना, और इन सब के बीच इधर ये कह के कि हम चूंकि 4 तारीख को 4 अप्रैल को आखिरी दिन है इस बजट सत्र का, उससे पहले वक्फ संशोधन बिल जो है उसको पास करा लेंगे। और तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बिल को अगर पास कराया गया तो फिर हम जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनको देख लेंगे। कैसे देखा जाए? गर साहब, आपके पास आना चाहता हूं। क्या एक आने वाले समय में हम एक उथल पुथल देखने वाले हैं क्या इस सियासत में? देखिए, वक्फ बिल को लेकर मैं अपना नजरिया पेश थोड़ा कर सकता हूँ जी। ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं हैं, मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मानते। ओवैसी की परीक्षा इस चीज में है कि वो बीजेपी के कितने खिलाफ हैं, कि बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं कि नहीं करते हैं। बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने कह दिया है कि वो सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ओवैसी की पार्टी जो है
वो बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, ये आम तौर से माना जाता है। पहली चीज तो ये है राजीव जी। दूसरी चीज ये कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट की चिंता नहीं है। बीजेपी जिस चीज पर काम कर रही है वो ये कर रही है कि उसको अब मुसलमानों की चिंता नहीं करना है। मुसलमान वोट अगर वक्फ का जो बिल है, संशोधन अधिनियम है, वो आ जाता है, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 4 अप्रैल तक ही है सेशन, आ जाता है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को कि मुसलमान उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अगर नहीं आता है तब भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये बीजेपी को पता है। तो वक्फ अधिनियम कोई गारंटी नहीं है बीजेपी के लिए कि वो आ गया तो दे देंगे और नहीं आ गया तो नहीं देंगे और नहीं आया तो दे देंगे। बीजेपी को पता है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हैं। तीसरी बात ये कि जो वक्फ का जो संशोधित अधिनियम है वो मेरे ख्याल से इस सत्र में नहीं आएगा। आना होता तो अभी तक आ जाता, बिहार के चुनाव के बाद ही आएगा। ये जो वक्फ अधिनियम में संशोधन जितने सुझाए गए थे, विपक्ष के तो सारे खारिज कर दिए जिस कमेटी में गए थे, संसदीय समिति में। तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 तारीख तक हो चाहे, ये इस बार नहीं आएगा। आना चाहिए, मतलब जो मेरा गट फीलिंग है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि बाकी दिनों में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार हो सकता है कि उसको पेश कर भी दे जैसा कहा है, पर वो सिर्फ पेश होगा। वो देखिए, वो जो परंपरा है वो लोकसभा में पेश होता है कि राज्यसभा में पेश होता है, दोनों सदनों में जाना चाहिए, तब तक सत्र का अवसान हो जाएगा। तो उसमें यह है कि अगले सत्र में उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो वो पुराने कई विधेयक हैं जो एक सत्र में पेश हुए दूसरे सत्र में पेश ही नहीं हुए, खत्म हो गए अपने आप। तो इसलिए बीजेपी पर बहुत भरोसा करना चाहिए अपने को कि वो हम लोग जिस तरह की बातें सोच रहे हैं या डिबेट में है, वो उस तरह का बीजेपी अगर सोचने लगे तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत पैदा कर देंगी बीजेपी के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी की मुसलमानों की बीजेपी को बिल्कुल चिंता नहीं है, कोड़ी की चिंता नहीं है, और इसलिए वो मानती है कि बिल नहीं। तो देखिए कि ये वो कह रहे हैं, ये जो ओवैसी कह रहे हैं जी, इतनी धमकियां दे रहे हैं। ओवैसी ने क्या कर लिया, उत्तर प्रदेश में रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाज को लेकर जो मेरठ में इतना वो हुआ, संभल में इतना हुआ, ओवैसी ने क्या कर लिया, या मुसलमानों के नेताओं ने क्या कर लिया? ये ओवैसी पर मुसलमानों ने भी यकीन करना बंद कर दिया है। तो इसलिए वो सब पूरा देश जानता है कि ओवैसी की पार्टी को वो मान के ही चलते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिली हुई है और ये बीजेपी को मदद के लिए कैंडिडेट्स खड़े करती रही है। और ये जो वक्त का भी जो है ये छेड़ रहे हैं ये पूरा का पूरा ओवैसी, ये पॉलिटिकल गेन के लिए है आंध्र प्रदेश में, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। आपका कोई और सवाल हो तो पूछें राजीव जी। नहीं, अभी आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल है, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा सवाल जरूर है कि जब अब नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहां, नागपुर जा रहे हैं,
तो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये उठ रहा है गर्ग साहब कि अभी तक कल 30 तारीख है, परसों 31 है, ये फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है और जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम मार्च अंत तक अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, कयास ये भी लग रहे हैं कि शायद वो अध्यक्ष को लेकर वहां वार्ता होगी, बातचीत होगी। आपको भी लगता है क्या कि संघ और बीजेपी दोनों के तालमेल से ही अध्यक्ष का चुनाव होगा? अभी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को संघ के उसमें जाना, मोहन भागवत से मुलाकात, मोहन भागवत यहां दिल्ली भी आ सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का जाना क्या मायने रखता है? देखिए, नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि संघ का नया अध्यक्ष तय हो चुका है। बीजेपी का नया अध्यक्ष तय हो चुका है। अगर नहीं तय हुआ होता तो मोदी जी वहां संघ की बैठक में या मोहन भागवत से मिलने नहीं जाते। संघ को एक चीज पता है राजीव जी कि इस सरकार को बनाए रखना जरूरी है और संघ को यह भी पता है कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को जीतना जरूरी है। तो हम जो कल्पना कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि एक जो बात कही जा रही है कि अगर संघ को कोई ऐसा नाम मंजूर नहीं होगा जो मोदी जी द्वारा सजेस्ट किया गया होगा, तो मेरा ये पूछना है कि अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि कोई ऐसा नाम हो गया जो मोदी जी को भी मंजूर है और संघ को भी मंजूर है, तो हम क्या कहेंगे कि संघ की मोदी जी की जीत हो गई संघ के ऊपर? हमारा डिस्कशन क्या होगा कि संघ ने हथियार डाल दिए मोदी जी के सामने। क्या संघ ये चाहेगा कि वो ऐसे आदमी को अपॉइंट कर दे जिससे मोदी जी कोई संबंध नहीं रखें, या पूरी की पूरी बीजेपी जो मोदी जी के द्वारा डोमिनेटेड है उसका कोई कनेक्ट ही नहीं हो? जैसा उसको मान लीजिए कि किसी जमाने में हम कांग्रेस में देखते थे, सीताराम केसरी को नियुक्त किया तो वो पूरा का पूरा जो एक कांग्रेस थी जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में थी, उसका कोई कनेक्ट नहीं था उनके साथ जी। ये थोड़ा सा मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई उसमें कोई बहुत अपना दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक एनालिसिस कह रहा हूँ कि मोदी जी के जाने का एक मतलब ये भी है कि वो संघ को खुश करने जा रहे हैं कि भाई चलिए मैं आ गया, उसमें क्या दिक्कत है? आपको लगता है मैं 11 साल में नहीं आया तो आ गया, तो चले गए। वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर मोदी जी के साथ थे, वो मंदिर के उद्घाटन के समय वो मोदी जी के साथ थे भागवत, और राम जन्मभूमि को वो मोहन भागवत देश की आजादी का असली दिन मानते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक मेरा जो नजरिया है थोड़ा मैं अलग किस्म से थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को ये देख रहा हूं कि ये जब कमजोर है बीजेपी तो कॉन्फ्रंटेशन बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि जो पूरा मुद्दा इस बहस इस चीज से शुरू हुई थी नड्डा जी के बयान से, जो 5वें चरण के लोकसभा के चुनाव के मतदान हो रहा था, और 5वें चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले उन्होंने नड्डा जी ने कहा था, वो जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बयान है, और उसमें ये था कि 400 सीटें जीत जाएंगे तो हमको तो संघ की जरूरत ही नहीं है, संविधान की भी जरूरत नहीं है। अब नहीं जीत पाए, 240 पर अटक गए। तो बीजेपी को ये पता है कि उसमें संघ की भूमिका क्या थी, महाराष्ट्र में संघ की भूमिका क्या थी, हरियाणा में संघ की भूमिका क्या थी, दिल्ली में। तो इसलिए कोई संघ को नाराज करके बीजेपी जीतना चाहती हो या बढ़ना चाहती हो, मोदी जी बढ़ना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं उसको बहुत प्रैक्टिकल नहीं देखता हूँ।
क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसा कह रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, तो उसमें तो क्या है कि पूरा संघ और बीजेपी डिवाइड हो जाएगा वर्टिकली। तो वो आप सोचिए ना कि जिस तरह की सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसमें कोई समझदार नेतृत्व इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन कहाँ अब करता है कि वो अड़ जाए कि नहीं मैं तो इसी को चाहता हूँ और वो अड़ जाए कि मैं इसी को चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। मुझे जो मेरी फीलिंग है जी कि चुन लिए गए हैं, तय हो गए हैं, और बेंगलुरु की जो अभी बैठक हुई प्रतिनिधि सभा की, जिसमें करीबन 1500 1400 और कुछ 1500 के करीब प्रतिनिधि थे, वहाँ नड्डा जी गए और वो वहाँ जो बात करके आए हैं वो लौट के दिल्ली, और उन्होंने बताया है। तो अब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बचा है जो मुझे लगता है राजीव जी, और मैं उसमें कोई चमत्कार नहीं देख रहा हूँ, मतलब कोई इस तरह का वो नहीं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा हो जाए कि अरे मोदी जी को डाउन प्ले करके क्या मिलेगा संघ को, ये बताइए आप जी। या संघ को डाउन प्ले करके बीजेपी क्या गेन कर देगी? अगर बीजेपी को आगे के चुनाव लड़ना है संघ की मदद से, तो फिर बीजेपी की ऐसा क्यों करेगी? तो एक जो लॉजिकल अप्रोच इश्यूज के प्रति होना चाहिए, चाहे वक्फ का मामला हो या ये मामला हो नागपुर जाने का, मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं देखता हूँ। अब वो अगर और कोई ऐसी बात भी नहीं देख रहा हूँ कि मोदी जी वहाँ से आएंगे वैसे ही कुछ घोषणा हो जाएगी और ये होगा और वो होगा, ये भी मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि सब मामला इनका राजी खुशी निपट जाएगा, और हो सकता है कुछ ऐसे नाम आए जो चर्चा में नहीं हो। हम मान लीजिए कि एक अध्यक्ष बन जाए और एक कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए, एक अध्यक्ष ऐसा बन जाए जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चुनाव जिताना जिसकी जिम्मेदारी हो जाए, या दक्षिण भारत का कोई चेहरा हो जाए। तो एक कोई संघ की पसंद का आदमी हो जाए, एक मोदी जी की पसंद का आदमी हो जाए। कई कॉम्बिनेशन राजीव जी आजकल पॉसिबल है। अगर एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और अमित शाह के साथ नड्डा जी कार्यकारी रहे, जब अमित शाह अध्यक्ष थे, मंत्री भी थे, तो अभी नड्डा के पास दोहरा चार्ज है, वो मंत्री भी हैं और ये भी हैं। बीजेपी में इस समय जो चल रहा है वो एक जो चल रहा होगा वो ये हो सकता है कि चुनाव जीतना है उनको। कुल मिलाकर ये अभी बिहार जीतना है, फिर बंगाल जीतना है, तमिलनाडु में जीतना है, केरल जीतना है। उनके सामने एक लंबी लिस्ट है जीतने की। तो मेरा विचार हो सकता है कि मैं और लोगों से थोड़ा भिन्न लगे, पर मैं ये ऐसा सोचता हूँ। जी बिल्कुल, सब विचार हैं आपके, विचार बहुत अच्छे होते हैं और उपयोगी होते हैं, इसलिए रखा कीजिए खुल के अपने विचारों को गर्ग साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ हम लोगों को भी जानने को मिलता है। ज़रा आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। बिहार गए इधर अमित शाह, चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार को देखा जाए या चंद्रबाबू नायडू की राजनीति में अब नायडू को थोड़ा बहुत सुगबुगाहट उनके पास भी देख रहे हैं हम, और ख़ासकर वक्फ बिल को लेकर हम लोग देख रहे हैं। कैसे देखा जाए यहाँ, अगर बिहार जीतना है बीजेपी को, तो बीजेपी यहाँ पर खुद कितनी मजबूत दिखाई देती है? बीजेपी के साथी जो हैं नीतीश कुमार, वो आज की तारीख में कितने मजबूत दिखाई देते हैं? क्या 2020 और 2025 में कोई फर्क नहीं पड़ा है? चुनौतियां कितनी हैं, जरा आपके नजर से? देखिए राजीव जी, 2020 से 25 तक तो बहुत अंतर आ चुका है। नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत छवि में कई तरह के दाग लग चुके हैं,
दल बदल का जो मामला है, उनका बार बार अपने संगी साथियों को छोड़ना, उनकी शारीरिक और मानसिक दशा को लेकर भी कई सवाल उठते रहते हैं। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि नीतीश कुमार को साथ रखकर चुनाव लड़ना है या उनके बिना लड़ना। बिहार में मुसलमानों के बिना चुनाव लड़ना भी संभव नहीं। तेजस्वी यादव, कांग्रेस का गठबंधन, लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, एक चुनौती उनके सामने है। अभी जो ईद पर सौगातें मोदी बट रही है, उसको भी लोग इस नजर से देख रहे हैं कि बिहार का चुनाव मोदी की नजर में है। तो बिहार की चुनौती बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उनके लिए उत्तर प्रदेश भी हुआ जा रहा है। मैं एक ताजा अपडेट जोड़ना चाह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजर रहे, उसका एक नजारा और आज पेश आया। आज उन्होंने सभी जनपद अधिकारियों की बैठक ली थी, या वरिष्ठ अधिकारियों की। उसमें निर्देश दिया है सारे जनपद के अधिकारियों को कि रामनवमी के दिन 5 अप्रैल से सभी जनपदों में अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। अखंड रामायण जिसको कहते हैं, 5 को शुरू होगी, 6 अप्रैल को उसका समापन होगा। 24 घंटे रामनवमी पर बिजली की सप्लाई होगी। मीट की दुकानों पर पाबंदी का निर्देश दिया गया है। यद्यपि शराब की दुकानों पर पाबंदी का निर्देश नहीं है उसमें। आप योगी आदित्यनाथ का पूरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, मुझे याद नहीं उन्होंने कभी इस तरह का कोई निर्देश दिया हो। तो योगी आदित्यनाथ भी आने वाले दिनों में एक चुनौती बन रहे। बिहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू इस समय बहुकोणीय संकट में फंसे हुए मोदी शाह दिखाई दे रहा है। मैं श्रवण जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं कि संघ और नरेंद्र मोदी, मोदी शाह और नरेंद्र मोदी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे। यहां तो व्यक्ति का खेल है। वैसे भी बीजेपी में कोई ऐसा सांगठनिक ढांचा तो बचा नहीं है कि जहां कोई सामूहिक निर्णय होता हो, वहां कोई सामूहिक निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करे, फिर वो संघ को बता दे। ये सब नहीं होना। ये व्यक्तियों के टकराव का विषय है, पर यह टकराव उस सीमा तक नहीं जाएगा। उसकी एक वजह यह भी है कि आखिर संघ चाहता क्या है। संघ जो कुछ चाहता है, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए, समाज में जो घृणा की राजनीति होनी चाहिए, जो भी हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जो हो रहा है पूरे देश में जो हो रहा है, वो तो संघ यही चाहता है। मोदी शाह, योगी आदित्यनाथ, पूरी सरकार वो सब होने दे रही है। हाँ, कभी ऐसा मौका आ जाए जो संघ चाहता है वैसा करने में मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी किंतु परंतु करने लगे तो दिक्कत हो सकती है। एक महत्वपूर्ण विषय और जोड़ देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने संघ की सहमति से ही 75 साल में सेवानिवृत्त होने का मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाए जाने का एक फैसला, नीतिगत निर्णय कराया था। वो कोई घोषित ऐसा नहीं था, कई नेताओं ने बयान जरूर दिए थे, लेकिन आप ये कहें कोई प्रेस नोट जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, ऐसा नहीं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग 75 साल की फेर में आकर मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए थे। अब मात्र कुछ महीने बाकी हैं जब माननीय मोदी जी की 2 मार्कशीटों में से जो भी औपचारिक है उसके आधार पर वे 75 साल के होने जा रहे हैं। इस पर भी ध्यान रखिए। ये सारे चुनाव, बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत छोटी बात है। उससे ज्यादा बड़ी बात है कि क्या 30 तारीख को संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, उन्हीं की बनाई हुई पॉलिसी है। ये एक महत्वपूर्ण पायदान होगा भारत की राजनीति के लिए। यद्यपि आज की तारीख में मैं फिर कहना चाहता हूं, भले 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है, मोदी 400 से 240 पर सिमट कर रह गए हैं, इसके बावजूद मोदी इतने दुबले नहीं हुए हैं कि उनके किसी धुर विरोधी संजय जोशी या वसुंधरा राजे जैसों को संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा सके। ये मुमकिन नहीं है। यद्यपि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी इतने कमजोर अभी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत खुलकर कोई संघर्ष, कोई रार तकरार संघ और मोदी की कल के बाद भी सामने नहीं आने वाली।
किसी समझौता कैंडिडेट पर एक राय हो जाएगा और उसके बाद जैसा अभी तक चलता आया है, मोदी शाह की मनमर्जी से सरकार भी चलेगी और संगठन भी चलेगा। अभी इसमें बड़े बदलाव के लिए जोखिम लेने का साहस संघ को जुटाना पड़ेगा। पार्टी के भीतर किसी की दम नहीं है। अगर किसी एक में भी इतनी दम होती, किसी का जमीर जिंदा होता, तो वो इतना जरूर पूछता कि आज तक बीजेपी संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई, नरेंद्र मोदी को नेता किसने चुना बीजेपी के सांसदों का। लेकिन आप उम्मीद करें कि इस वक्त 240 सांसदों में से किसी की रीढ़ की हड्डी बाकी होगी और वो किसी बैठक में ये कह पाएगा, ये नामुमकिन है। जी राजीव जी जरा प्रशांत जी, आपके विचार भी सुनना चाहता हूं। इधर नरेंद्र मोदी का वहां जाना, क्या यही माना जाए कि बीजेपी का जो संगठन है और उसमें अध्यक्ष का पद यही मात्र है या कुछ और भी है? देखिए, जो सुबह के उनके कार्यक्रम है वो औपचारिक कार्यक्रम है, और उसके बाद 11 साल के बाद अगर नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और मोहन भागवत से 1-on-1 बात कर रहे हैं, तो यही अपने आप में एक संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं। वो कोई उनकी बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे वहां। तो पहली बात की बातचीत होनी है। मैं गर्ग साहब की बात से सहमत हूं कि बहुत कुछ विजिबल नहीं होगा। हमने पहले भी अपने कमेंट में कहा कि बहुत कुछ विजिबल नहीं होगा कि तुरंत हमको मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा और स्टोरी आना शुरू हो जाएंगी और ये हो जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत जरूर होगी। आरएसएस के ऊपर आरएसएस कई बार संकेत दे चुका है, वो सब भूमिका में बता चुका हूं, लेकिन एक दबाव है आरएसएस में, और दबाव क्या है कि वो बीजेपी के अंदर और जो आरएसएस सपोर्टेड जो लॉबी है वो एबीवीपी की लॉबी है, जो एबीवीपी से निकले हुए आरएसएस जो बीजेपी के नेता है, उनका बड़ा दबाव है। और वो सिर्फ छोटी सी एक चीज बात चाहते हैं, वो कि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप नहीं हो गुजराती कंपनी का। अब इसमें जो नाम मैंने बताए पहले 5 नाम जी, अगर उनके बाहर कोई प्रेसिडेंट आता है तो हम समझेंगे कि हाँ, ये जो है मोदी साहब ने एक कदम पीछे लिया है वहां पे। उसके बाद वो चीजें कैसे आगे डेवलप होती हैं फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ये होगा वो सत्ता संघर्ष बीजेपी के अंदर शुरू होगा, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर पाठक कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ है और संघ का अपना कैंडिडेट जो है वो फडणवीस है, वो आदित्यनाथ शायद ना हो, लेकिन ये जरूर होगा कि कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क बीजेपी और आरएसएस के बीच ब्रिज का, डिसीजन मेकिंग का, वो कल वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कस होगा जो लॉन्ग टर्म होगा। कभी कभी राजनीति में बड़ी सारी स्ट्रेन चीजें होती हैं राजीव जी। स्ट्रेन को याद होगा कि टाइम मैगजीन में वाजपेयी जी के खराब सेहत की स्टोरी आ गई थी। वो स्टोरी किसने प्लांट की थी, कहाँ से गई थी, वो पत्रकार जगत में सबको मालूम। वो स्टोरी आने के बाद क्या हुआ था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट खुला था, आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे कि वाजपेयी जी की हेल्थ जो है अकेले सत्ता संभालने की नहीं है। तो राजनीति में बड़ी सारी चीजें कहाँ से कैसे हो जाती हैं, वो हम लोग इसको अभी इस वक्त इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बात है जरूर जो कि जिस पे डिस्कस होना है। एक बात, दूसरी बात कि आरएसएस को अच्छी तरीके से मालूम है कि मोदी जी के पास कॉर्पोरेट का बिना शर्त समर्थन है। वो कॉर्पोरेट का काम करते हैं, कॉर्पोरेट उनका काम करता है। तो कॉर्पोरेट का समर्थन जो है वो बहुत बड़ा समर्थन है बीजेपी मोदी जी के पास। अब वो कॉर्पोरेट का समर्थन अमेरिका के टैरिफ वार के बाद कैसा रह पाएगा, ये अगले कुछ महीने हमको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डेवलप होना है, खासकर
जो ऑयल आना है रिलायंस, इन सब बातों पे। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में बीजेपी के अंदर पहली पायदान से लेके 50 या 100 पायदान तक मोदी जी को चुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी के पास कॉर्पोरेट सपोर्ट है, लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि आरएसएस बार बार ये कह रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की जीत हमने दिलाई है आपको। लोकसभा में हमने हाथ पीछे खींच लिए थे तो आप दोनों अटक गए, ये आरएसएस अंदर कहता है। अब क्या वो कल ये बात इसके मद्देनजर होने जा रही है, इसके मद्देनजर होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आउटकम होगा वो यही होगा कि जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो रबर स्टैंप नहीं होगा। पहली बात, नड्डा रबर स्टैंप है गुजराती कंपनी के, रबर स्टैंप नहीं होगा। और आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई ब्रिज जरूर कायम होगा, जो सरकार और पार्टी और आरएसएस के बीच में संवाद की स्थिति जो है वो जो कटी हुई है वो वापस आएगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझूं कि क्या यहां पर एक चुनौती योगी आदित्यनाथ भी हैं मोदी के लिए? आरएसएस के करीब बताए जाते हैं, क्या ऐसा है? देखिए राजीव जी, टाइमिंग अगर आप देखें, मोदी जी और मोहन भागवत की मुलाकात को तय हुए मुझे लगता है कि 2 सप्ताह हो गए, और इन 2 सप्ताह के बीच में योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट आप देखिए। एक बार वो ये कहते हैं कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, दूसरी बार वो ये कहते हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे वो, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। ये सारी जो चीजें हैं वो सीधे संकेत करते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत कुछ तय कर चुके हैं, और उन्हें मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ 2-3 विधायकों ने जो कहा, और आपके दिल्ली के नजदीक जो नंदकिशोर गुर्जर हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रहे हैं। तो अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वापसी, उनको दिल्ली आकर के बिठा दिया जाए, उनकी पावर कम कर दी जाए। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो दिल्ली सीधे पहुंचे अगले प्रधानमंत्री के रूप में। अब ये हसरत पालना तो सबके लिए अच्छी बात है, उसमें कोई वो है नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कम नहीं है। अगर गुजरात लॉबी के साथ देखें कि आरएसएस के रिश्ते द्वंद्वात्मक रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि बहुत ऐसे रिश्ते नहीं रहे हैं कि जो आपस में कोई टकराव है, लेकिन द्वंद्वात्मक रिश्ते हैं। और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। पिछली बार मैं नागपुर गया था, और उसी दिन जिस दिन मैं था वहां पे सुनने में आया कि अमित शाह आरएसएस के कार्यालय के ठीक बगल में भाषण दे रहे हैं, लेकिन शाम को खबर आती है कि वो कार्यालय नहीं जाते, माने मुश्किल से 20 कदम पर था, वो वापस दिल्ली आते हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वो तो उनका पुराना घर है, उसी आरएसएस से निकल करके आते हैं। और कोई व्यक्ति जाए वहां और 2 मिनट 4 मिनट के लिए वहां जाए नहीं, ये कैसे संभव है? तो ये जो खबरें हैं या ये जो घटनाएं हैं वो दिखाती हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। और ये बात जरूर है कि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हो कि सत्ता हाथ से निकल जाए, लेकिन आरएसएस कभी ये भी नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से पूरा कुछ निकल जाए, ये भी नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने कहा कि दोनों के बीच द्वंद्वात्मक संबंध है। मोहन भागवत ये भी चाहते हैं कि सरकार भी रहे, लेकिन थोड़ा इधर भी रहे, थोड़ा पावर इधर भी रहे। ये ना हो कि किसी दिन ऐलान कर दें कि नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं, एक बार कह के दिखाया। तो ये खींचतान है, और वो खींचतान वहां पे भी दिखी। मोदी जी की कई बार मुलाकात हुई, सार्वजनिक मंचों पर हुई, मसलन राम मंदिर के उद्घाटन में
मोदी जी ने अपना आसन मोहन भागवत से ऊपर रखा। असली ये राजा है, ठीक है, आप होंगे संघ के सरसंघ चालक, लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री हूं। तो ये दिखाया नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर के बाकायदा खबरें चलाई गई, खास करके ओबीसी तबके में। मतलब मोदी जी की ये तारीफ करनी होगी कि हर चीज का पॉलिटिकल माइलेज तो वो लेते हैं। कि देखिए, मोहन भागवत को दिखाया उन्होंने, जगह दिखाई, ये सब चला, हम लोगों ने खूब सुना कि क्या क्या खबरें चल रही। तो ये भी है, ये वही द्वंद्वात्मक संबंध है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कल कुछ तो होना है। अब 11 साल के बाद मुलाकात हो रही है। अब ये ऐसे भी नहीं है कि मेले में बिछड़े हुए भाई हो जो अचानक मिल रहे हो, ये भी नहीं। 11 साल से एक प्रधानमंत्री है और दूसरे सरसंघ चालक हैं, और मोदी जी ऐसा नहीं है कि उधर से गुजरे ना हो, ये भी नहीं। लेकिन ये जो मुलाकात है वो बाकायदा पहले से तय होकर के बैठक होने वाली है। इसके एजेंडे, आरएसएस का 100वां साल भी है, तो मोदी जी वो भी आश्वासन देने के लिए जा रहे हो कि नहीं, आप जो चाहते हैं वो होगा। कश्मीर वाला किया, राम मंदिर वाला किया, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, लेकिन वो अपने ही खाते में लेते हैं। और अभी समान नागरिक संहिता वाला, ये भी वक्फ बिल का है ही मामला। तो कुछ तो होना है, ऐसे खाली तो नहीं लौटना है मोदी जी को। कुछ चीजें तो होंगी, लेकिन वो चीजें उस हद तक होंगी कि दोनों के बीच एक दरार हो, इसकी संभावना कतई नहीं। ये बिल्कुल सही बात है गर्ग साहब की। लेकिन मोदी जी सब कुछ स्वीकार कर लेंगे मोहन भागवत की, या मोहन भागवत सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, ये भी नहीं। तो इसलिए कल की बैठक पर नजर लगी रहेगी, सबकी लगी रहेगी, और निश्चित रूप से कुछ नई खबर तो निकल करके आएगी। राजीव जी जी, गर्ग साहब, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं, हम लोग इसकी चर्चा तो खूब कर लिया, आप भी बता ही रहे थे आरएसएस मुख्यालय नरेंद्र मोदी का जाना, लेकिन एक बात आप कह रहे थे कि बिहार जीतना है, अभी बंगाल जीतना है, पश्चिम बंगाल, और इसके साथ साथ तमिलनाडु भी जीतना है। ये बात कह चुके हैं, अमित शाह तो खुले तौर पे कह रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या लगता है कि अब चूंकि चुनाव आयोग भी बहुत कुछ अलग अलग तैयारियां कर रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव तो दिखाई दे रहा है, जैसा भी हो, लेकिन उतना आसान दिखाई देता है क्या कि कह देना मात्र कि हमको अभी बिहार जीतना है? मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं। क्योंकि एक इसमें एक चुनौती ये भी है कि अभी केंद्र सरकार को बचाना भी है। अगर एक बात इसमें और जोड़ दूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईद के कारण इसको रोक के रखा है, और वक्फ बिल को, और इसको 4 तारीख से पहले लेके आएंगे, ईद तब तक खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया है कि वो ला भी सकते हैं ईद के पहले, रख देंगे, लाकर टेबल करने में कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। रख दिया, 17 आसान हो गया, तो वो उसमें ये कि हमारी भी रह गई इज्जत और आपकी भी रह गई। जी जी जी, कि भाई हमने कहा था रखेंगे, रख दिया। और दूसरा ये कि पारित भी नहीं हुआ, तो वो ओवैसी की भी इज्जत रह गई कि भाई देखिए वो धमकियां दे रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये ऐसा बहुत सारा हुआ है। मोदी जी जब आए थे सबसे पहले, तो 2014 में लैंड एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस लेके आए थे। वो पड़ा रहेगा, तब से आज तक पड़ा हुआ है, वो कई बार लैप्स हो चुका है, उसको रिवाइव नहीं किया उन्होंने। ऐसा संसद के जीवन में कई बार हो चुका है, इसलिए कोई अनहोनी नहीं है। मैंने दूसरी बात ये कही कि बीजेपी को मुसलमानों की परवाह नहीं है, ये मैंने कहा, और वो सही भी है कि वो 2 तरह की पॉलिसी नहीं रख सकती कि योगी आदित्यनाथ होली पर, और अभी जिस तरह से रमजान के आखिरी शुक्रवार पर जिस तरह से उन्होंने किया, वो भी करते रहे, और मोदी जी का सौगात मोदी भी बढ़ता रहे। तो 32,000
32 लाख मुस्लिम परिवारों को। तो ये दोनों चीज़ें चलती नहीं है वो, इसलिए ये मैं इसमें बहुत अपने दिमाग में साफ हूँ कि मुसलमान भी क्लियर हैं दिमाग में कि वक्त आए या नहीं आए उनको वो बीजेपी के साथ नहीं है। ओवैसी अपनी इस बीच में अपना कमीशन काटना चाहते हैं बीजेपी से, वो एक अलग मुद्दा है जी। ओवैसी को मैं कोई बहुत वो नहीं करता। दूसरा, आपने सरकार बचाने का कहा बिहार में के कारण, सरकार तो बची हुई है। जितने सांसद हैं जेडीयू के सब बीजेपी में मिल चुके हैं, कोई नहीं है नीतीश कुमार के साथ, एक आध दो को छोड़ दीजिए, मेजॉरिटी में जा चुके हैं, मंत्री हैं कई तो केंद्र में। तो और क्या चाहिए? मतलब अब तो नौकरी ढूंढना है नीतीश कुमार को, मतलब जेडीयू के सांसदों को नहीं ढूंढना है नौकरी। तो इसलिए ये तो है कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कोई मुद्दा नहीं है, सरकार बची हुई है, सरकार की कैलकुलेशन पूरी तरह से है। दिक्कत केवल ये है कि नीतीश कुमार को चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना है कि नहीं, पहला मुद्दा। और नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा होके चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, कि वो ये कहें कि नहीं मुझे आप मुख्यमंत्री घोषित करिए तो ही मैं चेहरा बनूंगा, और बीजेपी कहे कि हम आपको मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे, अब बताओ आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, जेडीयू के भी बंद हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के भी। तीसरी बात आपने कही जीत सकते हैं कि नहीं बीजेपी, आप जवाब दीजिए राजीव जी, आप बताइए हमको कि कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? लड़ रही है जी। अगर लड़ रही है तो फिर हम अलग बात करेंगे। मुझे जो लग रहा है आज की तारीख में वो ये लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है वहाँ, और ये जो चल रहे हैं अपने तेजस्वी यादव जिस तरह से चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एडवांटेज बीजेपी है वहाँ। तो आप देख लीजिए, आप मुझे कोई भी एक क्लिपिंग बता दीजिए, या आपके पास तो इतने रिसोर्सेस हैं कि जब से ये कृष्णा गए हैं वहाँ जी, वल्लभरू गए हैं, उनकी कोई मुलाकात हुई है क्या तेजस्वी से? नहीं। या आप मुझे बता दें कि ये जो कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं उनमें उसमें इसका एंडोर्समेंट है क्या? अभी तो जो झगड़े चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि बिहार को लेकर जो कांग्रेस की बैठक बुलाई उसमें पप्पू यादव को नहीं बुलाया। तो बिहार में अगर बीजेपी इंजीनियर कर देती है वोटों का डिवीजन, अगर आपने मेरी बात शुरू में सुनी हो या ध्यान दिया हो कि क्या ओवैसी अपने उम्मीदवार वहां नहीं खड़े कर रहे हैं क्या बिहार में, जैसे पिछली बार उन्होंने वोट काटे थे। तो ये जो वोट कटुआ पार्टीज हैं उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है वहाँ। प्रशांत किशोर की रहने वाली है, ओवैसी की रहने वाली है। बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी वो महाराष्ट्र की तरह चुनाव लड़ेगी कि मैक्सिमम सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी। उसमें सब मार्जिनलाइज हो जाएंगे, नीतीश भी हो जाएंगे और चिराग भी हो जाएंगे और फिर बाकी लोग भी हो जाएंगे। तो बिहार का जो पूरा मामला है वो, और बंगाल में आप देखिएगा 30% मुसलमानों के वोट हैं। वो
बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो पूरे के पूरे वो मुसलमानों के वोट जो है कट जाएं। ममता बनर्जी कभी गई वहां थी, लंदन में थी, ऑक्सफोर्ड में भाषण, आपने देखा किस तरह से जी। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। जी ये क्या तैयारी है? ये यही तैयारी है ना, बंगाल की तैयारी चल रही है बीजेपी की। ममता बनर्जी के लोगों ने क्या आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के लोग थे वहां। तो पॉलिटिक्स का जो राजीव जी डायमेंशन है, वो एक जिस धरातल पर चल रहा है वो, और परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, वो दोनों में फर्क है। तो इसलिए थोड़ा सा एक कई चीजें होती हैं जो आमतौर से जब हम डिस्कशन में लाते हैं और हमको पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा मामला। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जी 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 योगी मोदी के लिए कोई चुनौती ही नहीं है, किसी तरह की नहीं है। मोदी जी की योगी की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ऑल इंडिया लेवल पर, ये संघ को भी पता है। पर क्या होता है कि संघ ने एक भूत खड़ा करके रख दिया मोदी जी के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। योगी जी की उत्तर प्रदेश के बाहर बीजेपी में कोई एक्सेप्टेबिलिटी है क्या, स्टार प्रचारक के अलावा? नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। तो इसलिए हाँ, आप कहें तो मैं कह दूंगा, हाँ नेपाल में है, वहाँ अभी वो राजा ज्ञानेश के प्रदर्शन में उनके पोस्टर जरूर थे जी। तो 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन वाले नेपाल में, काठमांडू में हिंदू बहुल जो राष्ट्र है उसमें योगी जी हैं, और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा मिलती है नेपाल से। योगी जी का रोल केवल 2027 तक है, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक, और वो ये तमाम जो कर रहे हैं अभी से, वो पोलराइजेशन के लिए अभी से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। और हम उसमें ढूंढ रहे हैं, मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी को काहे की चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी को चुनौती तो स्टालिन दे रहा है, मोदी जी को चुनौती नॉर्थ ईस्ट से मिल रही है। मोदी जी के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है राजीव जी कि देश के टुकड़े हो जाएंगे मोदी जी अगर इसी तरह से काम करते रहे तो। और वो भारत पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। भारत पाकिस्तान तो भौगोलिक हुआ था, ये इमोशनल जो हो रहा है। 30 तारीख को वो जा रहे हैं नागपुर, 30 तारीख को इनकी बैठक है स्टालिन की हैदराबाद में, 5 राज्यों की, उसमें उड़ीसा भी शामिल है, वाईएसआर पार्टी भी शामिल है, सब शामिल है। क्या कर लेंगे आप? आम आदमी पार्टी भी शामिल है। पॉलिटिक्स का जो लेवल है, और समाप्त करता हूं मैं अपनी बात को जी जी कि मोदी जी जब कहेंगे नागपुर जाकर कि मेरे सामने ये चुनौतियां हैं कि इतनी टैरिफ आ रही है 2 अप्रैल से, इतनी टैरिफ लगा दी, 25% की लगा दी इन्होंने कारों पर, ट्रंप ने ऑटो पार्ट्स पर लगा दी, पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, हमको इंटरनेशनल प्रेशर्स ये हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, और ये अपोजिशन इस तरह से कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या संघ कहेगा डिस्टेबलाइज करेगा मोदी जी को? नहीं करेगा। वो मतलब संघ भी सोचेगा ना कि आपको मोदी जी को कमजोर किस समय करना है या बार्गेन किस समय करना है। तो आपका विषय क्या है? काफी बड़े थे, पर मैं माफ करें, मैंने अगर ज्यादा टाइम ले लिया होगा।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं लिए हैं आप, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं, कह रहे हैं। प्लीज़ अपनी बात आप और आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, कोई सवाल हो आपका तो जरूर पूछिए आप। मैं मतलब एक जो अप्रोच है पूरी की पूरी इश्यूज को लेकर, वो अप्रोच मोदी, देखिए एक चीज राजीव जी है कि मोदी जी का जो काम है वो काफी एक मेटिकुलस जो होता है ना, कि कपड़े पहनने से लगा के श्रृंगार करने तक और लोगों को पूरी देश दुनिया को मूर्ख बनाने तक, वो सारा कैलकुलेटेड रहता है। मतलब कोई वो ऐसा नहीं होता कि वो उठ के खड़े हुए और भाषण देना शुरू कर दिया। वो पूरी तैयारी से जा रहे हैं नागपुर भी। ऐसा है कि वो उनको ये तैयारी है कि भागवत जो है, कौन से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं और संघ पर किन ब्राह्मणों का कब्जा है, कितने कायस्थ हैं उसमें, कितने चंद्र प्रभु कायस्थ है, कितने मराठा हैं कि नहीं है। संघ में मराठा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम से कम है। तो वो भागवत को कैसे खुश करना उनको आता है, भागवत खुश हो जाएंगे। आप वहां पाएंगे कि मोदी जी का भयानक तरीके से स्वागत हुआ संघ कार्यालय में। क्या कर लेंगे आप? उनको शॉल दे रहे हैं और वो दुपट्टा पहना रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो फिर क्या कर लेंगे हम? एक इनका जो ऊपरी वो रहता है ये दिखाने का कि लोगों में चर्चा करवा दो, डिबेट ये करवा दो, बहुत झगड़े हैं, और फिर बता दो, एंटी क्लाइमेक्स पैदा कर दो कि कोई झगड़े नहीं है हमारे। बोले झगड़े तो ये मीडिया वाले पैदा करते हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं झगड़े हों, अंदर ही अंदर रहेंगे, ये मैं कह रहा हूं। अभी जो हालत है उसमें ये अपने झगड़ों को बाहर एक्सपोज नहीं करेंगे, और संघ स्ट्राइक करेगा राइट टाइम पर। वो राइट टाइम आएगा जब आने वाला है, मतलब वो भी आने वाला है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, पर आएगा, वो भी थोड़े दिनों में आने वाला, वो टाइम भी आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संघ और संघ मुख्यालय जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पिछले 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। और ऐसे भी कोई भी प्रधानमंत्री शायद मुझे नहीं याद कि संघ मुख्यालय प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए गया हो। लेकिन यहाँ बीजेपी की जो राजनीति है उसकी चर्चा और उसमें संघ की भूमिका, इन सब की चर्चा हम कर रहे थे। साथ साथ जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर भी चर्चा हम कर रहे थे, और वक्फ संशोधन बिल को इसी सत्र में लाया जाएगा ऐसा कहा है अमित शाह ने। और ये कहकर क्या अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को परेशानी में डाल दिया, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा आप पिछले 1.5 घंटे में सुन रहे थे, और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, अनिल वैद्य हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योति जी बनी हुई हैं, महेंद्र कुमार शर्मा जी भी बने हुए हैं, और इमरान खान साहब बने हुए हैं, सुनील वेराले बने हुए हैं। कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। संजीव सैनी जी भी हैं, और नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। विजय कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि डीबी लाइव रिप्लाई टू एवरी व्यूअर्स कमेंट, इट्स अमेजिंग, नो अदर चैनल डज दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आप